जब इंसान प्रिपरेशन स्टार्ट करता है वो इसी अटेम्प्ट उससे उम्मीद से आता है कि हाँ एक अटेम्प्ट में निकल जाएगा, हम तो ऑल इंडिया रैंक 1 ले आएंगे, ये होगा वो होगा। 2018 में जब प्री दिया था तभी लग गया था कि हाँ ये अटेम्प्ट शायद अच्छा नहीं हुआ है। बहुत बड़ा सेटबैक आ गया था लाइफ में कि 3 बार फेलियर देख लिए हैं, तो आगे अब क्या करना है। उस टाइम पे मैंने सोचा हुआ था कि अब शायद यूपीएससी छोड़ने का टाइम आ गया है, कुछ और कर लीजिए, प्लान भी देख लीजिए, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैंने बिल्कुल ही जो टॉपर्स ने बोला सेम टू सेम वही चीज़ फॉलो की। जो लोग मतलब अच्छा नहीं चाहते थे, मैंने उनसे बात बिल्कुल ही बंद कर दी थी। एग्जाम को देख के मैं घबरा तो गई थी, लेकिन 2-3-4 मिनट मैक्सिमम उसमें मैंने अपने आप को बहुत संभाला था कि अभी नहीं तो कब। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तृप्तिका हंस है और यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 199 आई है। तो बात करें मेरे फैमिली बैकग्राउंड की, तो मैं आती हूँ गोंडा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से, जहाँ पे मेरे मम्मी पापा और मेरा एक छोटा भाई है। हम चारों लोग साथ में रहते हैं और ये मेरा 5th अटेम्प्ट था इस एग्ज़ाम में। इससे पहले के मेरे 4 अटेम्प्ट्स थे, जिसमें 4th अटेम्प्ट में मैंने अपना प्री क्वालिफाई किया था और मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था। फिर मैंने 1 साल का ब्रेक लिया था, उसके बाद मैंने 2023 में अपना अटेम्प्ट दिया था। मेरी स्कूलिंग हुई है फातिमा सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोंडा डिस्ट्रिक्ट से ही, जहाँ मैंने एलकेजी से लेकर 12th तक की पढ़ाई की थी। स्कूल की बात करें तो स्कूल लाइफ में मैं काफ़ी चुलबुली बच्ची रही हूँ कि हमेशा बैक बेंच पे पढ़ना और उसके बाद में क्लास में टॉप भी करना। तो दोस्त मेरे ऐसे ही थे, हंसती खेलते मज़े करते हुए मैंने स्कूल की जर्नी अपनी की थी, जिसमें मैंने क्लास 12th में बोर्ड्स में टॉप किया था। फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज के लिए मुझे अपना मोटिवेशन मिला था स्कूल में चीफ गेस्ट को देख के, बेसिकली कि जब चीफ गेस्ट आते थे तो वो बेसिकली हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते थे, तो एक मोटिवेशन मिलता था उनको देख के कि हाँ हमें भी सिविल सर्विसेज के लिए एक बार अटेम्प्ट देना है और इसकी तैयारी के लिए आगे जाना है। स्कूल में क्लास 12th में बोर्ड्स में टॉप करने के बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स में कमला नेहरू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया और 2017 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। तो इन 3 सालों के लिए मैंने अपने आप को मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर रखा था कि ये 3 साल कॉलेज की लाइफ क्योंकि दोबारा नहीं मिलती है, तो इस टाइम पे अच्छे से मस्ती करनी है, एंजॉय करना है, फिर यूपीएससी के लिए आना है। तो कॉलेज में दिल्ली घूमा है, दिल्ली को एक्सप्लोर किया हर जगह को, और बास्केटबॉल भी साथ में था। तो इन 3 सालों को मैंने इस तरीके से एंजॉय किया। फिर उसके बाद सोचा था कि 2017 से अपना अटेम्प्ट देना शुरू करूँगी, 2017 में तैयारी करके उसके बाद से। तो बात करें कि यूपीएससी की तैयारी की, तो 2017 में जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म हुआ मैंने 1-1.5 महीने का ब्रेक लिया था, क्योंकि मैंने सोचा पढ़ाई से पहले थोड़ा घूम लूँगी। तो मैं मुंबई गई थी, फिर मैक्लोडगंज, ये सब करके वापस आई थी। तो फिर मैं अपने घर गई गोंडा, जहाँ पे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर मैं बुक्स यहीं से दिल्ली से ही अपने मुखर्जी नगर में मैंने पहली बार बुक्स वगैरह खरीदी और घर जाके तैयारी स्टार्ट की थी। वो दौर था जब शायद इंटरनेट गोंडा में उतना अच्छे से नहीं आता था, तो हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ने में भी बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि हमें डाउनलोड की स्पीड वहाँ पे अब जाके मैंने देखा है कि थोड़ा ठीक हुई है। उस टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ने में भी बहुत दिक्कतें आती थी। उस टाइम पे वो 8 महीने ऐसे थे कि जो मैं घर के बाहर भी बिल्कुल नहीं निकली थी, क्योंकि सुना था बचपन से ही कि यूपीएससी की पढ़ाई ऐसी है कि उसके लिए आपको पूरा अपने आप को कट आउट करना होता है फ्रेंड्स से और सब चीज़ों से, फिर जाके प्रिपरेशन की जर्नी में आप घुस सकते हैं। तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो वो 8 महीने मेरे लिए ऐसे थे कि मैंने इंटरनेट पे थोड़ा बहुत देख लिया कि हाँ कैसे पढ़ना होता है, 1-2 टॉपर्स की वीडियोस देखी, उनको एनालाइज़ किया। फिर उसके बाद में सोचा कि हाँ मैंने बिल्कुल ही जो टॉपर्स ने बोला सेम टू सेम वही चीज़ फॉलो की। तो बाद में जाके मुझे रियलाइज़ हुआ ये शायद मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी के लिए मतलब प्रिपरेशन करने का तरीका अलग है। तो आप बिल्कुल डॉट टू डॉट आप किसी को भी कॉपी करेंगे तो आपके लिए गलत हो जाएगा। तो 2017 से 18 के बीच में जो मेरी प्रिपरेशन हुई थी 8 महीने की, उसमें ही मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था 2018 का प्रीलिम्स। तो मुझे एक गलती वहाँ से ये सीखने को मिली कि जब तक आप मेंटली सैटिस्फाइड नहीं हो कि हाँ आपने पूरा पढ़ लिया है अच्छे से और आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तब तक आप अटेम्प्ट मत दीजिए। होता ये है कि आप प्रेशर में आ जाते हैं, फैमिली के भी, थोड़ा सा सोसाइटी के भी, क्योंकि आपको स्कूल से लेके आपकी जर्नी अगर अच्छी होती है, आप अकेडमिकली अच्छा करते हो, तो आपके ऊपर एक दबाव ना चाहते हुए भी बन जाता है। तो आप सोचते हो कि हाँ इस तरीके से पढ़ाई करके अटेम्प्ट दे देते हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि लोगों को नहीं करनी चाहिए। उस टाइम पे अपने आप को समझाइए, फैमिली को समझाइए कि थोड़ा और टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए। तो 2018 में जब प्री दिया था तभी लग गया था कि हाँ ये अटेम्प्ट शायद अच्छा नहीं हुआ है। तो बट वो पहली बार लाइफ में यूपीएससी की जर्नी में ही था कि जो पहली बार लाइफ में फेलियर देखा था। तो फिर उससे निकलने में ही बहुत ज़्यादा मेरा टाइम चला गया था 2019 तक की जर्नी में, और फिर मैंने शायद बहुत कम पढ़ाई की थी, क्योंकि मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी उस चीज़ से कि हाँ मेरे लिए यूपीएससी मेरे से कैसे नहीं हुआ। तो 19 का अटेम्प्ट भी इसी तरह चला गया। फिर 2020 में जब मैंने अटेम्प्ट दिया था, वो कोविड का पीरियड आ गया था। फिर मैं घर बीच में गई थी और वहाँ पे किताबें और ये सारी चीज़ें मेरी इधर-उधर वो हो गई, क्योंकि लॉकडाउन के बीच में आधी चीज़ें दिल्ली रह गई थी और आधी चीज़ें गोंडा में थी। और दिल्ली में मैं बता दूँ कि मैं अपनी नानी के यहाँ रह के मैंने प्रिपरेशन यहाँ पे की थी। फिर मैंने 20 का ये 3 अटेम्प्ट होने के बाद में एक टाइम पे बहुत बड़ा सेटबैक आ गया था लाइफ में कि 3 बार फेलियर देख लिए हैं, तो आगे अब क्या करना है। तो बीच में जैसे यूपीएससी जो लोग करते हैं, फिर उनको लगता है कि उनके लिए प्लान बी जिनके लिए नहीं होता, फिर उनको ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और जब गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती है तो 1-2 हम देखते हैं कि और गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं वो दे दें। तो उस टाइम पे मैंने सीएपीएफ दिया था और सीडीएस का एग्ज़ाम दिया था। तो मेरा सीडीएस का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हुए थे दोनों बार,
और मेरा CAPF भी एक बार क्वालिफाई हुआ था। तो CAPF में मैंने एक मेरे साथ ये हो गया था कि उसी टाइम पे मेरा 2022 में 21 वाला प्री भी क्वालिफाई हो गया था। तो मेरा मेंस का भी प्रिपरेशन चल रहा था और CAPF की फिजिकल के लिए भी मैं प्रिपरेशन कर रही थी। लेकिन सिचुएशंस ऐसी आ गई, ऐसी ट्रेजेडीज हो गई बीच में कि मतलब मेरे को उस टाइम पे टाइफॉइड भी हो गया। और जब फिजिकल का प्रिपरेशन हो भी गया था, उसके बाद भी मेरे पास उसका कॉल लेटर नहीं आया था। तो लाइफ में जब मेंस का एग्ज़ाम भी उस टाइम पे मेरा जब मेरा मेंस नहीं क्वालिफाई हुआ 21 वाला और फिजिकल का मेरे पास कॉल लेटर नहीं आया था CAPF का, वो बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत दुःख का दिन था उस दिन। तो मुझे लगा कि हर तरफ से फेलियर्स ही आ रहे हैं लाइफ में, सक्सेस मिल ही नहीं रही है। तो उस टाइम पे मैंने सोचा हुआ था कि अब शायद UPSC छोड़ने का टाइम आ गया है या फिर अब बहुत ब्रेक लेने की ज़रूरत है। तो फिर मैंने अपने आप को बहुत एनालाइज़ किया। सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है आई थिंक इस प्रिपरेशन की जर्नी में। तो उस एनालिसिस के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, अभी थोड़ा-सा ब्रेक लेना है। और फिर मैंने कंप्लीट 1 साल का ब्रेक लिया था इस जर्नी से, क्योंकि मैं लगातार 18, 19, 20, 21 के 4 एग्ज़ाम्स दिए थे। फिर मैंने 1 साल का ब्रेक लिया, अपनी फेलियर्स में अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज़ किया। फिर उनको एनालाइज़ करके मुझे लगा कि हाँ, कुछ चेंजेस चाहिए इस एग्ज़ाम में, अपनी जर्नी में। फिर उसके हिसाब से मैंने अपना ऑप्शनल चेंज किया था 2023 में। फिर उसके बाद में मैंने ये अटेम्प्ट दिया था। फिर जब UPSC की जर्नी में आप इतने लंबे टाइम के लिए इन्वॉल्व हो जाते हो, तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए ऐसा भी था, क्योंकि मैं अपने भाई-बहन में मेरे भाई और मुझ में 9 साल का गैप है, तो मैं बड़ी थी। तो एक पहला तो प्रेशर यही आ जाता है, एक सेल्फ से ही प्रेशर आ जाता है कि हाँ, अब आपको कमाने की ज़रूरत हो गई है, क्योंकि फैमिली को भी ज़रूरत है, आपकी भी एज होती जा रही है और पेरेंट्स कब तक शांत रहेंगे। और दूसरा प्रेशर आपको दिखता है सोसाइटी का और रिलेटिव्स का, जिनके तरफ से बहुत दबाव आ जाता है आपके ऊपर कि आपसे एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, आप इस एग्ज़ाम को छोड़ दीजिए, कुछ और कर लीजिए, प्लान भी देख लीजिए, तुम्हारे बस की बात नहीं है। फिर इन सारी चीज़ों के बीच में अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखना है, तो मेरे लिए तो ये था कि मैं भगवान में बहुत विश्वास रखा है इस टाइम में कि एक दिन तो अच्छा होगा सब कुछ। फिर लकीली मेरे पेरेंट्स का, स्पेशली पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, तो उन्होंने हमेशा बोला था कि मतलब हाँ ठीक है, एंड में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस टाइम दो, इस जर्नी में टाइम लगता है। उसके अलावा मैंने देखा है कि स्टार्टिंग की जब फेज़ होता है ना, तो आपके दोस्त वगैरह आपको दिखेंगे कि वो बहुत आपको सपोर्ट करेंगे कि हाँ, आप इस एग्ज़ाम को दो, सब कुछ हो जाएगा। बट जैसे-जैसे आपके अटेम्प्ट्स बढ़ते जाते हैं, तो शायद वो भी आप होप छोड़ देते हैं और वो आपसे दूर होने लगते हैं। तो इस जर्नी में ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन लोगों के साथ रहिए कि जिनसे आपको एक पॉज़िटिव वाइब आ रही है। ऐसे लोग मतलब जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं इस जर्नी में और जो दिल से चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम निकले। और ये सारी चीज़ें करके फिर शायद लगता है कि हाँ, एग्ज़ाम निकल सकता है। फिर मैंने भी यही 4th अटेम्प्ट का जब ब्रेक लिया था, यही सारी चीज़ें की थी। इस दौरान ऐसा भी दिखेगा कि जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, वो मतलब आप इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे देखते हो कि उनकी जॉब लग रही है, उनका प्रमोशन हो रहा है, वो घूमने जा रहे हैं। तो उस टाइम पे अपने आप को बहुत काम रखना है, बहुत कंपोज़ रखना है, क्योंकि आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हो, वो बहुत ही बड़ा टारगेट है और नो डाउट उसके लिए सैक्रिफाइसेज़ वो चीज़ ज़्यादा माँगती है। तो इस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, पेशेंस रखिए कि हाँ, आप इस जर्नी में आगे कर लेंगे, अच्छा करेंगे। बस थोड़ा-सा होप की ज़रूरत है, क्योंकि एंड में सब अच्छा होगा। तो मेरे साथ भी यही था, जब मैं दोस्तों की स्टोरीज़ वगैरह देखती थी इंस्टाग्राम पे, तो लगता था कि सब घूम रहे हैं, सब ट्रैवल कर रहे हैं, बस मैं ही हूँ जो अकेले यहाँ पे पढ़ के पढ़ाई कर रही हूँ और कितने टाइम से पढ़ाई कर रही हूँ। तो मोटिवेशन कहाँ से मिलता था कि ठीक है, एंड में सब कुछ अच्छा होगा। उसके लिए मैं ब्रेक लेती थी बीच में कि थोड़ा बहुत जब पढ़ाई हो गई, टारगेट कंप्लीट हो गए, तो यहीं दिल्ली में घूम लिया, यहीं कहीं खाने चले गए या मूवीज़ देख ली। ये सारी चीज़ें करके आप अपने आप को मेंटली वापस से पढ़ाई के उसमें ला सकते हैं। एग्ज़ाम फिर इसके बाद मैंने ये वाला 5th अटेम्प्ट दिया था, जिसमें लकीली ये चीज़ें थी कि हाँ, मैंने इस अटेम्प्ट में पॉज़िटिविटी बहुत अपने साथ रखी, भगवान में विश्वास रखा, दोस्त अच्छे मिले। जो लोग मतलब अच्छा नहीं चाहते थे, मैंने उनसे बात बिल्कुल ही बंद कर दी थी, बिल्कुल कंप्लीटली अपने आप को उनसे कट आउट कर लिया था। फिर मैंने ये अटेम्प्ट दिया था, 5th अटेम्प्ट, और यहाँ तक की जर्नी में क्योंकि मैंने 2017 के लास्ट से ही स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन, तो 2023 आ गया था करते-करते। तो जब इंसान प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, वो इसी अटेम्प्ट उससे उम्मीद से आता है कि हाँ, एक अटेम्प्ट में निकल जाएगा, हम तो ऑल इंडिया रैंक 1 ले आएँगे, ये होगा, वो होगा। फिर जब फेलियर्स मिलते हैं, तो धीरे-धीरे रियलाइज़ होता है कि हाँ, आप बहुत ही मतलब डाउन टू अर्थ फ़ील करने लगते हो, बहुत काम और कंपोज़ हो जाते हो धीरे-धीरे इस जर्नी में। तो जब मैंने 5th अटेम्प्ट के लिए ब्रेक ले लिया था, एक तो फैमिली को भी मनाना, सब रिश्तेदारों को बोलना कि हाँ, ठीक है, इसने अटेम्प्ट दिया है। तो ये पहला अटेम्प्ट था मेरे इन 4 सालों में। मैंने मिस्टेक में रियलाइज़ किया था कि आपको बहुत हल्ला नहीं करना होता एग्ज़ाम को लेके कि हाँ, मैं ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ। स्पेशली पेरेंट्स को समझाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस जर्नी में। तो मैंने अपने मम्मी-पापा को बहुत रिक्वेस्ट की हुई थी कि प्लीज़ इस बार रिश्तेदारों से लेके कोई भी हो एक्स, वाई, ज़ेड, किसी को नहीं बताना है कि मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ। जो भी पूछेगा बोल देना कुछ कर रही है, तैयारी कर रही है किसी चीज़ की या फिर जॉब कर रही है, कॉर्पोरेट, कुछ भी झूठ बोल दो। बस ये मत बताना कि मैं ये एग्ज़ाम दे रही हूँ। तो मेरे लिए क्या हो गया, इससे एक फ़ायदा मेरे साथ ये हुआ कि मेरे पास सोसाइटी का प्रेशर बिल्कुल हट गया कि कोई पूछेगा रिज़ल्ट के बाद कि कैसा रहा, तो वो नहीं बताना था। तो जब प्री का दिन आया, आई थिंक 28 मई को था प्री लास्ट 2023 में।
संडे का दिन बारिश हो गई थी लकीली, तो थोड़ा-सा मौसम भी वैसा अच्छा हो गया था। फिर एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले मेरा हमेशा रहता है कि ऐसे लोगों से बात करके जाऊँ जिससे थोड़ा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है। तो फिर मैंने क्या किया कि अपने पापा को कॉल किया था एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, बस ये बोलने के लिए कि मतलब एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। फिर अपने आप को बहुत सँभाला था इस अटेम्प्ट में। एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाते हैं 9 से 11 का जो टाइमिंग होता है, तो उस टाइम पे एक घबराहट, डर, नर्वसनेस सब कुछ था, क्योंकि जो कुछ पढ़ा है वो आएगा या नहीं। क्योंकि लास्ट मोमेंट तक आप इस एग्ज़ाम में देखेंगे कि आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होने वाला। रिवीजन के लिए हज़ार चीज़ें होती हैं, हज़ार चीज़ें बच जाती हैं। तो जब एग्ज़ाम दिया, उस टाइम पे मेंटल स्टेट ऐसा रखा था कि हाँ, बिल्कुल काम होके एग्ज़ाम देना है। तो क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं की थी इस जर्नी में, तो आई थिंक एक प्लस पॉइंट इसका मैं ये मानूँगी कि एक हमारे यहाँ बोलते हैं, यूपीएससी में मैंने बाद में देखा, एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी आती है कि आपको पता चल जाता है कि हाँ, 2 ऑप्शंस नहीं है और 2 ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करके एग्ज़ाम दे सकते हो। बट 2023 का जो एग्ज़ाम पैटर्न था, यूपीएससी ने बिल्कुल ही उस पैटर्न को चेंज किया और एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी को ही एलिमिनेट कर दिया। तो इस टाइम पे एग्ज़ाम को बहुत ध्यान से समझ के एक-एक क्वेश्चन, और वो 2 घंटे का आप हमेशा अपने पास एक वॉच रखा करिए उस टाइम पे, क्योंकि नहीं पता होता कि आपकी क्लासरूम में वॉचेस चल रही हो या नहीं हो। तो फिर वो टाइम मैनेजमेंट करके वो पेपर दिया था। और ये 5th अटेम्प्ट आई थिंक पहला अटेम्प्ट था जिसमें, क्योंकि एक बार प्री पहले क्वालीफाई हुआ था, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि शायद क्वालीफाई हो जाएगा। तो अब मिलता है हमें 3 घंटे का गैप, जिसके बाद आता है सीसैट का पेपर। तो सीसैट के एग्ज़ाम में क्या होता है कि मतलब आपको मैथमेटिक्स और रीज़निंग इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। होता तो वो ये ऐसा है कि आपका सिर्फ़ वो उसमें आपको क्वालीफ़ाई करना होता है 33% लाके। बट यूपीएससी ने उसमें भी इस बार बड़ा गेम खेला और सीसैट का पेपर का पैटर्न भी काफ़ी चेंज आया था। तो जब सीसैट दिया, आई थिंक क्योंकि मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर्स किए थे सीसैट के लिए बेसिकली, और कॉलेज टाइम में मैं आर एस अग्रवाल की एक रीजनिंग की बुक होती थी, वो मुझे पसंद था, तो मैं ऐसे ही सॉल्व करती रहती थी। तो जब सीसैट का एग्जाम देखा, मुझे अभी भी याद है कि मैं 80 क्वेश्चंस में, पहले राउंड में शायद 10-15 या 20 क्वेश्चंस हुए थे। तो वो देने के बाद मुझे लग गया कि अभी तो इसमें क्वालिफिकेशन, मतलब वो अपना बॉर्डर लाइन पे भी नहीं हूँ मैं भी। फिर उसके बाद में मैं दोबारा से क्वेश्चंस उठाए, और एक एक क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे थे जो मैंने बहुत डिटेल्ड वे में सॉल्व किया था। और जब मैं एग्ज़ाम दिया, उस टाइम पे मेरे लिए शायद ये चीज़ काम कर गई कि एग्ज़ाम को देख के मैं घबरा तो गई थी, लेकिन 2-3-4 मिनट मैक्सिमम उसमें मैंने अपने आप को बहुत सँभाला था कि अभी नहीं तो कब, और ये नहीं दिया एग्ज़ाम तो दोबारा से इस जर्नी में आना होगा, और शायद लास्ट अटेम्प्ट होगा और शायद मैं नहीं दूँगी वो एग्ज़ाम। तो फिर मैंने उस टाइम पे बहुत खुद को समझाया, और फिर मैंने लास्ट के पेज पे क्वेश्चन सारे लिख दिए थे, और फिर एक-एक क्वेश्चन जो-जो हो रहा था सबको टिक करते-करते फिर वो एग्ज़ाम सॉल्व किया। बट सीसैट देके मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी। तो जब मैंने सीसैट दे के निकली थी, तो जो एक खुशी होती है कि पेपर 1 दे के कि हाँ, थोड़ा-सा सैटिस्फैक्शन मिल रहा था, वो मेरा कम हो गया था। तो मुझे याद है जब मैं घर जा रही थी, मेरा सेंटर काफ़ी दूर था, तो दोस्तों से मिलने का प्लान होता है एग्ज़ाम देने के बाद। तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा फ़ोन अपना बंद रखा, और मैं बस से वो 2 घंटे का ट्रैवल किया था, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं लोगों से अभी थोड़ा दूर रहना चाहती हूँ। फिर एक घबराहट और ये सारी चीज़ें थी, तो अपने आप को मेंटली काम करने के लिए, क्योंकि आंसर कीज़ आने में बहुत टाइम लगता है, तो मैंने किसी और सेट की आंसर की आ रखी थी यूट्यूब पे 2 घंटे का वीडियो, वो मैंने एक-एक क्वेश्चन रात में मिलाया था। आई थिंक 4-5 बज गए थे मुझे सुबह के, क्योंकि रात भर नींद नहीं आ रही थी सीसैट के कारण। फिर वो मिला के सब चेक किया, तो मुझे लगा कि हाँ, ठीक है, क्वालीफाई हो जाएगा सीसैट। तो मैंने फिर उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हुई थी, और फिर जब रिज़ल्ट आया, आई थिंक 15-20 दिन में यूपीएससी ने रिज़ल्ट निकाल दिया था। तो वो रिज़ल्ट एक ऐसा पॉइंट होता है प्री का रिज़ल्ट स्पेशली, क्योंकि प्रीलिम्स एक एलिमिनेशन स्टेज है यूपीएससी का। बाकी की स्टेजेस जो होती हैं, मेंस और इंटरव्यू, वो एक सिलेक्शन स्टेज होती हैं। तो प्री का रिज़ल्ट देखने की हिम्मत पहले तो जुटाना, और उसके बाद उसको देखना एक बहुत बड़ा अपने आप में एक डेयरिंग टास्क है। तो इस बार मैंने अपने फ्रेंड को ही बोला था लाइब्रेरी में कि मेरा रिज़ल्ट चेक कर दो, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी। तो रिज़ल्ट भी चेक हुआ, और जब वो पीडीएफ में एक नाम आपका फाउंड हो जाता है, तो वो होता है पहला स्टेज जो आपको खुशी होती है। और मेरी जर्नी में ऐसा रहा है कि जब प्री है, मेंस है, जो भी क्वालीफाई होता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो मैं हमेशा घर पे कॉल करके बताती हूँ, और अगर मुझे एग्ज़ाम में क्वालीफाई नहीं होती हूँ, तो मैं बस एक व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करती हूँ कि नहीं हुआ। तो जब प्री का रिज़ल्ट हो गया, फिर उसके बाद मैंने इस बार ये अटेम्प्ट, क्योंकि मैंने 21 में एक अटेम्प्ट दिया हुआ था, तो इस बार मैंने प्रिपरेशन थोड़ा पहले से ही स्टार्ट कर दी थी। प्री देने के 3-4 दिन का मैंने ब्रेक लिया, फिर से मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो फिर मेरे लिए फ़ायदा भी हुआ इसका, क्योंकि मैं 10 दिन पहले से ही स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन को। तो फिर मेंस का जब टाइम आया, तो क्योंकि मैं मेंस के टाइम पे क्या हुआ कि मैं पहले से ही इसकी तैयारी कर रही थी, प्री के 4 महीने पहले से भी, तो मुझे वहाँ पे हेल्प मिली उस चीज़ की। तो आंसर राइटिंग वगैरह 3-4 महीने मैंने ऐसे ही किया मेंस तक। फिर आता है मेंस का टाइम, तो वो 5 दिन जो आपके लाइफ में होते हैं, 3-3 घंटे के 2 स्लॉट्स में जब आपको एग्ज़ाम देना होता है, तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना होता है कि हाँ, आपको लिखना है, हाथ में दर्द हो, कुछ भी हो जाए, आपको एग्ज़ाम तो देना है। एक बार पहले जब मेंस दिया हुआ था, तो उन गलतियों से भी सीखा हुआ था कि हाँ, टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से करना है, काम एंड कंपोज़्ड रहना है, कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस आ जाए, तो भी घबराना नहीं है, उसको अटेम्प्ट करना है। तो फिर मैंने वो इस बार का मेंस दिया था। तो मेंस देने के बाद जो 1.5-2 महीने का टाइम था,
इस टाइम पे क्योंकि मेंस ऐसा टाइम है, आपको नहीं पता होता, आपने कितना भी अच्छा लिखा हो, अंदर से तो एक रहता ही है कि हाँ एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, क्या करें? तो उन टाइम में थोड़ा बहुत घूमा था, मैं वैष्णो देवी की ट्रिप पे भी गई थी उस दौरान। फिर वापस आके जब रिज़ल्ट का टाइम आता है तो बस यही प्रे करता है हर कोई कि भगवान लिस्ट में नाम हो, कहीं भी हो बस लिस्ट में नाम आ जाए। तो वो रिज़ल्ट भी खुद से नहीं देखा, इस बार मेरी कहीं हिम्मत नहीं थी शायद मैं खुद से नाम देखूँ अपना। तो इस बार भी मैंने अपने फ्रेंड से ही बोला कि भई मेरा नाम चेक कर लो है कि नहीं मतलब रिज़ल्ट में। तो इस बार भी नाम था, मैं घर पे थी आई थिंक और फिर उसके बाद जब रिज़ल्ट में नाम आया तो एक एक्साइटमेंट थी और बहुत रोई थी मैं रिज़ल्ट में नाम देख के कि चलो फाइनली वो स्टेज है कि जब अब पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए आप दिल्ली आओगे और एक ड्रीम होता है सबका कि हाँ आपको यूपीएससी में धौलपुर हाउस के सामने एक आइकॉनिक अपनी फ़ोटो चाहिए होती है। तो वो एक्साइटमेंट थी उस टाइम पे और रोना था, फैमिली में भी यही चीज़ें थी, उसको सेलिब्रेट करने घर के बाहर गए थे खाने-पीने। फिर आया दिल्ली आने का टाइम, तो फिर जब मैं दिल्ली आई इस अटेम्प्ट में जब पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, तो एक एक्साइटमेंट लड़कियों के एक और होता है थोड़ा साड़ियाँ पहनने का शौक होता है। तो बहुत सारी साड़ियाँ खरीदी, मॉक्स दिए, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बेसिकली पहला मेरा पर्सनैलिटी टेस्ट जो मैंने मॉक दिया था, मैं बहुत नर्वस थी, मेरा बहुत बेकार मॉक हुआ था वो। तो फिर मैंने जल्दबाज़ी में वो मॉक दिया था, प्रिपरेशन ना करके। तो मुझे रियलाइज़ हुआ क्योंकि मुझे थोड़ा-सा स्टेज फ़ियर है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, उस चीज़ में अपने आप को बहुत कंपोज़ रखना है। फिर मैंने ब्रेक लिया, खुद को समझा, इसमें भी अपनी मिस्टेक्स एनालाइज़ की और फिर उसके बाद में मैंने जब सेकंड पर्सनैलिटी टेस्ट दिया था, वो मेरा बहुत अच्छा रिव्यू आया था, तो मैं थोड़ा सैटिस्फाइड थी कि हाँ, अब चीज़ें थोड़ा लाइन पे आ गई हैं। क्योंकि आई थिंक पर्सनैलिटी टेस्ट में बेसिकली मेरा जब पर्सनैलिटी टेस्ट हुआ था, तो मुझे लगता है वो आपकी एक्चुअल में पर्सनैलिटी ही चेक कर रहे होते हैं। मॉक्स में क्या होता है, वो आपसे थोड़ा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, वो चाहते हैं कि आपके पास दुनिया भर की नॉलेज हो। बट यूपीएससी का जब पैनल इंटरव्यू हुआ था, उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, वो आपकी पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं। तो तब मैंने पर्सनैलिटी टेस्ट जब मेरा था 28 मार्च को आफ्टरनून सेशन में और मेरा संजय वर्मा सर का बोर्ड था। फिर वो देने के बाद में आई थिंक 16 अप्रैल को इस बार रिज़ल्ट आया था। तो वो 10-15 दिन का गैप था और पहले से ही पता चल गया था इस बार कि हाँ, रिज़ल्ट थोड़ा जल्दी आने वाला है बिकॉज़ इलेक्शंस के कारण मे बी सब फॉर सम अदर रीज़न्स इस बार एग्ज़ाम के रिज़ल्ट जल्दी आएँगे क्योंकि इंटरव्यू भी 9 अप्रैल को ख़त्म हो गया था इस बार। तो 12th ऑफ अप्रैल या 13th अप्रैल से वो काउंटडाउन लग गया था कि इस बार रिज़ल्ट आना है। तो जब आप इतना करीब पहुँच जाते हो अपनी मंज़िल के, तो डेफ़िनेटली हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, धड़कनें रुक जाती हैं और वो जब आई थिंक 12 अप्रैल की रात से नींद नहीं आई थी क्योंकि वो चल रहा था कि अब कभी भी रिज़ल्ट आ जाएगा। तो 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल ऐसे 15 अप्रैल सब 15 अप्रैल को तो ऐसा हो गया था कि आज रिज़ल्ट आना ही है 90% ऐसा चल रहा था। तो मुझे याद है 2-3 दिन तो मैं ऐसे ही यूपीएससी धौलपुर हाउस दोस्तों के साथ हम जाते थे, चाय-पानी पीते थे वहीं पे बगल में चाट वाले कॉर्नर पे। फिर आया 16 अप्रैल का दिन, काउंटडाउन था 99.9% था कि रिज़ल्ट आ जाना है। रिज़ल्ट आई थिंक 130 पे आया था, 120 तक फ़ोन मेरे हाथ में था और मैं चेक कर रही थी। बट मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मैंने कहा अब नहीं देखा जाएगा कि कब आना है, जब आएगा देखा जाएगा। तो फिर आई रिमेंबर 130 पे एक बार फ़ोन खोला तो पीडीएफ की लिस्ट आ रखी थी टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप में। तो फिर उसको लेके मैं लाइब्रेरी में थी, दोस्तों के साथ ऐसे बाहर गई और फिर 1-2 दोस्त फिर उसके बाद में हम पीछे गए लाइब्रेरी के कि किसी को पता ना चले कि क्या चल रहा है। और फिर वहाँ पे रिज़ल्ट देखा था और जब नाम देखा तो मैं तो बिल्कुल नम पड़ गई थी क्योंकि इतने सालों का या बचपन से कह लीजिए जो सपना होता है जब आपके सामने होता है वो हकीकत बन जाता है तो आपको समझ नहीं आता कि अब क्या करें। तो वो रिज़ल्ट चेक करने के बाद डेफ़िनेटली मैं पहला वही था कि घर पे बताना है। तो मेरे मम्मी-पापा मुंबई जा रहे थे, ट्रेन में थे और मैंने वीडियो कॉल किया था। तो आई थिंक वो तभी शायद समझ गए थे, थोड़ा हिंट उनको मिल गया था क्योंकि मैं वीडियो कॉल जनरली करती ही नहीं हूँ। तो रिज़ल्ट बोलते ही शायद समझ आ गया था कि हाँ, क्वालीफ़ाई हो गया इस बार और वही रिएक्शन था कि हाँ, सब रोने लगे मम्मी-पापा, मैं भी रोने लगी। बट मैंने रियलाइज़ किया है कि इतनी लंबी जब जर्नी हो जाती है तो शायद आपकी फीलिंग्स आपको समझ नहीं आता कि आप एक्सप्रेस कैसे करो। शायद पहला अटेम्प्ट होता तो मैच्योरिटी की मुझे लगता है कमी होती, तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड होती, ज़्यादा शो ऑफ और ये सारी चीज़ें। बट क्योंकि 5th अटेम्प्ट तक आ जाता है तो इंसान को सब कुछ पता चल जाता है, अपनी असलियत दिख जाती है, आप बहुत काम कंपोज़्ड हो जाते हो। इस जर्नी में भी मैंने यही सीखा है कि हाँ इतना कुछ अचीव करने के बाद कि आपको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए और बस लोगों की सेवा करनी है और जितना भी हो सके अपने लेवल पे लोगों के लिए करना है काम जो भी है। एट द एंड क्योंकि हम एक सिविल सर्वेंट हैं, तो आई थिंक हमें ये नहीं भूलना होगा कि वो जो सर्वेंट वर्ड लगा है, हम वी आर देयर टू सर्व द नेशन, उस तरीके से हमें काम करना है। तो 5th अटेम्प्ट में जब ये सफलता मिली है मुझे, तो इसके बाद मुझे रियलाइज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जो मैं शायद आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। पहला तो ये है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी-कभी कुछ चीज़ें लाइफ़ में होती है, कुछ आपको सेटबैक्स मिलते हैं, फिर आपको लगता है आपकी लाइफ़ वहीं ख़त्म हो रही है, आप के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें बहुत बार हुई हैं, इस पूरी जर्नी में मैं बहुत रोई हूँ मैं रातों-रातों। तो फिर जब सिलेक्शन हो गया, उस दिन आपको शायद उस दिन का वेट करना होता है, जिस दिन आपका लिस्ट में नाम होगा या आप कहीं भी सफलता की सीढ़ियों पे होगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं,
इतने सारे सेटबैक्स आए हैं, वो क्यों हुए हैं। एक चीज़ थी कि 1-2 अटेम्प्ट बाद फेलियर्स देखने के बाद मेरा थोड़ा भगवान से विश्वास उठ गया था। तो मैं थोड़ा-सा एथीस्ट हो गई थी शायद से। तो अब मुझे रियलाइज़ होता है नहीं, डेफ़िनेटली अब नहीं, मतलब पिछले 1 डेढ़ 2 सालों से, कि हाँ, भगवान तो हैं। कहीं न कहीं भगवान हैं जो सब चीज़ें देखते हैं और समझते हैं, फिर अपने हिसाब से आपको देते हैं। और अगर आपने मेहनत की है तो वो कभी भी वेस्ट नहीं होगी। ये चीज़ें हैं। उसके अलावा 5th अटेम्प्ट ऐसा था कि मैंने अपने दोस्तों तक को नहीं बताया था। बहुत से क्लोज़ फ्रेंड्स थे जिनको मैंने नहीं बताया था मैं ये अटेम्प्ट दे रही हूँ या क्या कर रही हूँ लाइफ़ में, कुछ भी नहीं बताया था। तो वही सलाह मैं आपको भी दूँगी कि बहुत चुनिंदा लोगों को ही बताइए कि आप अपनी लाइफ़ में क्या कर रहे हो, क्योंकि लोग खुश नहीं होते। वो आपके सामने आएँगे, बोलेंगे कि हाँ, ठीक है, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ऑल द बेस्ट, लेकिन अंदर से बहुत कम लोग हैं कि जो खुश होते हैं। इनफैक्ट मेरे रिज़ल्ट के बाद भी मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनको बिल्कुल खुशी नहीं हुई। तो प्लीज़ रियलाइज़ करिए, अपने आस-पास देखिए और देखिए कि कौन है आपके इन लाइफ़ में वो ट्रस्टवर्दी चुनिंदा लोग, जिनसे आप अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। और रिश्तेदारों के बहुत ताने सुने हैं लाइफ़ में, तो यही कहूँगी, मेरे पापा ने एक ही चीज़ सिखाई कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो। तो ऐसे ही करिए और लगे रहिए और डेफ़िनिटली आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल ये कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। तो 2 कोचिंग्स और मान रही हैं, KSG IAS और अनअकैडमी। अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी। हम घर बैठे KSG IAS और अनअकैडमी से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और हाँ, हम यहाँ एडमिशन भी ले सकते हैं। तो अगर आप UPSC के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां आप अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।